हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। शाम के लगभग 6 बज रहे हैं, 6:30 हो चुके हैं और आज यहाँ पर हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। टॉपर्स व्यू, जिसमें मैंने आपको बताया कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज के द्वारा कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि आने वाले समय में एग्जाम में यदि क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, रिपीट्स होते हैं, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एग्जाम कंडक्ट होता है, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स मैगजीन में पब्लिश हो जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अमेंडेड मॉडल आंसर या जो संशोधित उत्तर होता है, संशोधन के बाद किस प्रश्न के उत्तर में क्या परिवर्तन आया, ये जानकारी आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे ही प्रश्नों को यहां पर हम उठाते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और अच्छे से अच्छा आप परफॉर्मेंस कर सकें एग्जाम में। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को यहां पर फिर से मैं ले रहा हूं। ये आपका पीएससी 2008 का क्वेश्चन, या मतलब पीएससी 2008 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका किससे संबंधित था? आपका ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका हिंदी में इसको अपन क्या बोल देते हैं यहां पर, ये धारणी विकास, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये टिकाऊ विकास, या इसी को बोला जाता है आपका ये सतत विकास की अवधारणा। बहुत सिंपल, में पहले इसको अपन समझ लेते हैं ये है क्या, उसके बाद एग्जाम का क्वेश्चन मैं बता दूंगा। मतलब विकास की वह अवधारणा जिसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भावी जनसंख्या के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। मतलब हम एक ऐसा डेवलपमेंट करें जिसमें एनवायरमेंट कंजर्वेशन के जो पॉइंट हैं वो कवर होना चाहिए, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए हम विकास करें। मतलब ऐसा विकास जो सतत कंटिन्यूटी में रह सके, टिकाऊ, मतलब लंबे समय तक का उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया जा सके। ठीक है, धारण करने योग्य। तो विकास की वह अवधारणा जिसमें आपका पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भावी जनसंख्या के हितों को भी ध्यान में रखा जाए, इसे सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। यह तो हुआ क्या आपका एनवायरमेंट के केस में हुआ, लेकिन आजकल ये जो सस्टेनेबल टर्म है ये कई जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। कल्चर के केस में भी कहा जा सकता है सस्टेनेबल कल्चर, मतलब हमारे कल्चर में धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है। वो चेंजेस ऐसा होना चाहिए जो हमारा एनवायरमेंट, मतलब कल्चर का एनवायरमेंट कौन है? कल्चर का एनवायरमेंट क्या है आपका? सोसाइटी या समाज। तो समाज उसको स्वीकार कर सके, तो ऐसा जो चेंजेस है या संस्कृति में ऐसा परिवर्तन जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो, उसको भी अपन काउंट करते हैं किसमें? यहां पर सस्टेनेबल वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखना कि सस्टेनेबल वर्ड कहीं पर भी इस्तेमाल हो, वो उसके सराउंडिंग या उसका जो पर्यावरण है उसके अनुकूल होना चाहिए। इसको अपने को ध्यान रखना है कि जनरल कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब इसके बाद मेन अपन आते हैं, इसके क्वेश्चन में आते हैं कि भाई इसका क्वेश्चन क्या था। तो इसका क्वेश्चन आपका आया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सबसे पहले कब प्रस्तुत की गई या किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ये पीएससी 2008 का क्वेश्चन था, ध्यान देंगे यहां पर आपका ये पीएससी 2008। अब इसमें एक ऑप्शन आपका क्या था यहां पर, ध्यान रखेंगे आपका रियो डी जेनेरो सम्मेलन, ये आपका क्या हो गया यहां पर, ये 1992। और दूसरा ऑप्शन क्या था आपका, ध्यान रखना है यहां पर, ये ब्रॉन्टलैंड कमीशन, ब्रॉन्टलैंड कमीशन। आंसर आपका लिया गया ब्रॉन्टलैंड कमीशन। लेकिन मैं समझता हूं अधिकांश लोग उस समय जो इसका आंसर दिए थे
वो आंसर क्या दिए थे इसका आपका रियो प्रोटोकॉल या रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992। अब दोनों का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये, कि हमको कब रियो डी जेनेरो आंसर देना है या कब अपने को ब्रॉन्टलैंड कमीशन आंसर देना है। तो यहां पर यदि आपको क्वेश्चन ये दे रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विचारधारा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तब आपको आंसर क्या देना है यहां पे ब्रॉन्टलैंड कमीशन। ये ब्रॉन्टलैंड कमीशन है क्या, इसको समझ लेते हैं हम। तो आपको ध्यान रखना है ये जो ब्रॉन्टलैंड है ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, ये आपका क्या थे, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे और इनकी अध्यक्षता में 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था, एक कमीशन का गठन किया गया था। वो कमीशन क्या था आपका, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन। इसके अध्यक्ष कौन थे आपका ब्रॉन्टलैंड, जो कि नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे। ये कमीशन ऑर्गेनाइज हुआ कब आपका 1983 में ऑर्गेनाइज हुआ और इस कमीशन ने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो ये रिपोर्ट किससे संबंधित थी आपका कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इस रिपोर्ट में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विचारधारा को प्रस्तुत किया गया था। तो सबसे पहले विचारधारा किसने प्रस्तुत की, कॉन्सेप्ट किसने दिया, तब आंसर देना है ब्रॉन्टलैंड कमीशन। और इस कमीशन की रिपोर्ट को सर्वप्रथम 1992, जिसको हम रियो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं या फर्स्ट अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है या फर्स्ट बायोडायवर्सिटी समिट के नाम से जाना जाता है, मतलब यहां पर 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था या प्रथम जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो इस सम्मेलन के दौरान इस रिपोर्ट के आधार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विचारधारा को वहां पर रखा गया। मतलब यदि यह बोला जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित विचारधारा को सर्वप्रथम कहां पर रखा गया, किस सम्मेलन में रखा गया, तब हमारा आंसर क्या होगा, यहां पर आप ध्यान रखेंगे रियो डी जेनेरो 1992 इस सम्मेलन में इसको रखा गया। लेकिन बोला जा रहा है यदि कि ये अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत किसके द्वारा की गई, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले लाया किसने, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे ब्रॉन्टलैंड कमीशन 1983 एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन, ठीक है, मतलब ये पर्यावरण संरक्षण विकास आयोग, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। और वैसे भी ये जो ईयर है, ये ईयर आपको ध्यान रखना है, सेम यही ईयर आप पढ़ते हैं कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर पढ़ते हैं इस ईयर को, ये आप पढ़ते हैं आपका केंद्र राज्य संबंध के लिए जो सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, 1983। सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत की थी, 1987। मतलब सेम वही ईयर है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारत के संदर्भ में जो केंद्र राज्य संबंधों के लिए सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 में, और उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1987 में। ईयर सेम है, ध्यान रखना, बस विचार अलग अलग हैं। ब्रॉन्टलैंड कमीशन आपका एनवायरमेंट कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधित कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया उसी पीरियड में, और भारत के संदर्भ में, मतलब ध्यान रखना है अपन याद करने की टेक्निक आपको बता रहे हैं, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। मतलब ये मत सोचते ना यार वो एक एनवायरमेंट कंजर्वेशन बताया था, सरकारिया कहां से आ गया, तो आपको ध्यान रखना है केवल एक याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर क्लियर होता है। अब यहां से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके का कि वहां पर कैसे मतलब अपने को आंसर अमेंडेड मॉडल आंसर हमारा चेंज हुआ, उससे संबंधित विचारधारा ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन यहां पर। ये भी पीएससी का क्वेश्चन है। पीएससी में क्वेश्चन क्या दिया आपका
डॉग इज, डॉग क्या है, ये भी डॉग इज, डॉग क्या है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि डॉग क्या है अपना। अब यहां पे बहुत कंफ्यूजन हुआ लोगों को। देखिए एक ऑप्शन यहां पर रखा है, इसमें क्या आपका ध्यान रखेंगे, ये कार्नियोर्स। अब दूसरा एक ऑप्शन रख लिया, क्या यहां पर आपका ध्यान रखना है, ये ओमनियोर्स, ठीक है। ये देखिए ये हो गया मांसाहारी और ये क्या हो गया आपका सर्वाहारी। थर्ड ऑप्शन दे दिया बोथ, ठीक, या जो भी ऑप्शन रहा होगा। मेन यहां पर मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूं, ये भी पीएससी का ही क्वेश्चन है। तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो बेस्ट आंसर है, इसका बेस्ट आंसर आपका क्या है, ध्यान रखेंगे कार्नियोर्स। मतलब आपको सोचना नहीं है। अधिकांश लोगों ने सोच करके आंसर दिया। सोच करके क्या आंसर दिया कि भाई जो डॉग है, डॉग दूध रोटी भी खाता है, ठीक है, और मांस भी खाता है, इसका मतलब क्या हो गया, वो सर्वाहारी। लेकिन आपको ऐसी विचारधारा लाना नहीं है। ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जूलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि कोई एनिमल हर्बीवोर्स होगा या कॉर्निवोर्स होगा या ओमनिवोर्स होगा, ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। दांतों की संरचना के आधार पर ही डिसाइड होता है। आपको ध्यान रखना है, हम लोग पढ़ते हैं दांत 4 प्रकार के पढ़ते हैं, टीथ 4 टाइप्स आप पढ़ते हैं। तो एक हमारा ये दांत आप देखेंगे तो नुकीला टाइप का जो दांत रहता है, इसके बाद आपका यहां पर ये ऐसा दांत रहता है। ये हम अपने दांत का ही स्ट्रक्चर को यदि हम फॉर्म कर रहे हैं तो अच्छे से बना देता हूं, जिससे आपको पूरा ये क्लियर हो जाए कि ये कॉन्सेप्ट है क्या यहां पर, ठीक है। पूरा इसका डायग्राम अच्छे से बनाता हूं मैं, तो आप इसको देख सकेंगे। आप अपने दांतों के बारे में ही देखिए, ये आपका एक ये सामने दांत इंसाइजर, ये फिर आपका इंसाइजर, इसके बाद आपको एक दांत मिलेगा, ये वाला दांत क्या आपका केनाइन। केनाइन के बाद क्या होता है आपका ये प्रीमोलर, ये आपका प्रीमोलर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका ये मोलार टीथ, इधर ये फिर आपका है मोलार टीथ, और आपका ये फिर मोलार टीथ। तो ये जो नुकीला टाइप का आपको जो दांत दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ध्यान रखेंगे, ये है आपका केनाइन। क्या है आपका, ये केनाइन है। और इस केनाइन को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, ये रदनक। ये जो दांत है ये क्या है, इंसाइजर। तो अपने को ये ध्यान रखना है, यदि किसी का इंसाइजर वेल डेवलप्ड है, इसका मतलब वो शाकाहारी है या हर्बीवोरस है। नॉर्मली आप देखना जो रैबिट है, रैबिट को आप कार्टून वगैरह में भी देखेंगे तो 2 दांत यहां पर निकला रहता है। तो जो 2 दांत सामने निकला हुआ दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक्चुअल में इंसाइजर है। मतलब रैबिट में इंसाइजर क्या है, वेल डेवलप्ड है। तो रैबिट क्या हुआ आपका, हर्बीवोरस हुआ, शाकाहारी हुआ, ठीक है। एलिफेंट को देखिए, एलिफेंट में इंसाइजर वेल डेवलप्ड है, इतना ज्यादा डेवलप हो गया है कि दांत यहां पे बाहर भी निकल आया है, हाथी दांत जिसको अपन बोलते हैं, टस्क। तो टस्क इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अपर इंसाइजर, ऊपरी इंसाइजर का रूपांतरण होता है टस्क, आपको ध्यान रखना है, हाथी दांत। तो ये यदि इंसाइजर वेल डेवलप्ड है, इंसाइजर को हिंदी में हम बोलते हैं कृंतक, इंसाइजर को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है आपका, ये इसको कहा जाता है कृंतक। यदि इंसाइजर वेल डेवलप्ड है, इसका मतलब क्या है, वो हर्बीवोरस है या शाकाहारी है। कैनाइन वेल डेवलप्ड है, इसका मतलब क्या है, वो मांसाहारी है। तो आप देखना टाइगर है, लायन है, कैट है, डॉग है, ये सबको हम काउंट करते हैं कार्निवोरस में। क्यों, क्योंकि इनका जो कैनाइन होता है, डॉग में आप देखिए आपको कैनाइन आपका इस तरीके से वेल डेवलप्ड दिखाई देगा, मतलब उनका कैनाइन वेल डेवलप्ड है, मतलब क्या है, वो मांसाहारी है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको दांतों की संरचना के आधार पर डिसाइड होगा कौन शाकाहारी है और कौन मांसाहारी है, आप ध्यान रखेंगे। तो डॉग का आंसर आपको क्या देना है, यहां पर कार्निवोरस में उसको रखते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी स्टोरी हमारी एक क्लियर हो गई। चलिए फिर यहां से हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यहां पर बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आपका ये देखिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या रहता है आपका, ये हो गया, which gases, which gas is used for, which gas is used for ripening of fruit। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन,
कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन रहता है। फिर यहां पर एक ये ऑप्शन हुआ, एक ऑप्शन क्या रहेगा ध्यान रखेंगे आपका, ये इथाइलिन, और दूसरा ऑप्शन रहेगा ध्यान रखना है यहां पर ये एसिटाइलिन। ये हो गया। अब ध्यान देना, यहां पर आपको आंसर देना है एसिटाइलिन। यहां पर आंसर क्या देना है आपको, ध्यान रखेंगे एसिटाइलिन। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जा रहा है, तो वहां पर आप आंसर क्या देंगे, ध्यान रखना एसिटाइलिन आपको आंसर देना है। और यदि क्वेश्चन में आपको हार्मोन शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, विच हार्मोन इज यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन्स का उपयोग किया जा रहा है, तो हार्मोन्स बोलेगा तब आप आंसर क्या देंगे, इथाइलिन देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन स्पेशली बॉटनी से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो वहां पर बनता है। जीके में जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखा है वहां पर आपका क्या है, गैस करके क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग होती है, तो हमको आंसर क्या देना है, एसिटाइलिन आंसर देना है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग होता है, तब आप आंसर क्या देंगे वहां पर, इथाइलिन। ध्यान रखना है आपको, ये बात अलग है, इथाइलिन इज द सिंगल हार्मोन्स विच अकर इन गैसियस फॉर्म। इथाइलिन एकमात्र हार्मोन्स है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, लेकिन हार्मोन्स है वो। ठीक है, और ये स्पेशली क्या है यहां पर आपका एसिटाइलिन क्या है, आपका गैस है, ये आपको हार्मोन्स की तरह काम नहीं करती है, ये यहां पर ध्यान रखेंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा हो गया क्लियर। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन यहां पर और हम ले लेते हैं आपका, ये भी एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। ये क्वेश्चन आपका क्या था यहां पर, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन भी आपका पीएससी का है। ये क्या हो गया, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक अनुवांशिकी के पिता। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यहां पर सेम वही एक ऑप्शन आपका क्या मिल रहा है आपको, ये ग्रेगर जॉन मेंडल, और दूसरा ऑप्शन क्या मिल रहा है यहां पर, ये टीएच मॉर्गन। ठीक, अब यहां पर देखिए इसका जो 100% जो सही आंसर है वो क्या है आपका, ध्यान रखना है टीएच मॉर्गन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मतलब जिन लोग स्पेशली आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं या पीएमटी वगैरह की तैयारी किए हैं या जुलॉजी बॉटनी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, तो वो यदि इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो मान के चले कि इसका आंसर क्या देंगे आपका, टीएच मॉर्गन इसका आंसर देंगे। ठीक, अब ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम का ही है, ये एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसीज है उसके द्वारा ये क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन में उन्होंने आंसर क्या लिया आपका, ग्रेगर जॉन मेंडल। आंसर क्या लिया उन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल। और लोगों ने दावा आपत्ति भी किया, लेकिन अमेंडेड मॉडल आंसर में भी इसको चेंज नहीं किया गया। मतलब अब हमारे साथ मजबूरी यह है कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है तो हमको यहां पर ग्रेगर जॉन मेंडल ही आंसर लेना रहेगा, यह आप ध्यान रखेंगे। यह बात अलग है कि आप छत्तीसगढ़ स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो वहां पर यह क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार आप टीएच मॉर्गन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पेशली हम सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर ये क्वेश्चन आ रहा है तो यहां पर ध्यान रखना कि अमेंडेड मॉडल आंसर में भी टीएच मॉर्गन नहीं लिया गया था बल्कि ग्रेगर जॉन मेंडल को लिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे फादर ऑफ जेनेटिक्स बोले चाहे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोले, दोनों ही केस में आप आंसर क्या लेंगे यहां पर, तो आपको ध्यान रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल ही आपको आंसर लेना है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर आपका, ये देखिए आपको ये क्या हमें बात करते हैं किसकी, आपका WWF। ये आपने नाम सुना होगा WWF। ये क्या हो गया यहां पर आपका वर्ल्ड वाइड लाइफ
फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर, ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। चलिए हम यहां पर पहले इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दो, उसके बाद मेन क्वेश्चन में अपन आ जाएंगे। तो यहां पर ये बताने का उद्देश्य है मेरा, पहला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना कब हुई आपका 1961, इसकी स्थापना कब हुई थी ध्यान रखेंगे आपका 1961। अभी जो 1961 है इससे संबंधित हमको अभी तक का एग्जाम में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखना। 1961 का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला कॉन्सेप्ट आपका WWF की स्थापना हुई 1961, 1961 में ही NCERT की स्थापना हुई, 1961 में ही आपका NCERT की स्थापना हुई, 1961 में ही आपका अर्जुन अवार्ड स्टार्ट हुआ। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अपन लोग पढ़ते हैं ना, अभी अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर अपने को अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था, आपको ध्यान रखना है 1961। और अभी जो 1961 है उसका इंपॉर्टेंस यहां पर क्या ध्यान रखना है आपका, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्यों इंपॉर्टेंट? अभी जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे नोबेल प्राइज। तो आपने ध्यान दिया होगा कि 2020 का जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है किसको? WFP, मतलब ये क्या है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मतलब ये यूएनओ की एक एजेंसी है। ये क्या है आपका? यूएनओ की एक एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपका, हम पढ़ेंगे आगे चल करके। इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है। और 2020 का जो नोबेल प्राइज दिया गया है शांति के लिए वो इस संस्था को प्रदान किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर 1961 से संबंधित 4 पॉइंट हमारे पास हो गए। WWF की स्थापना हुई, ठीक है, WFP की स्थापना हुई, अर्जुन अवार्ड स्टार्ट हुआ, NCERT की स्थापना हुई। तो इस तरीके से आपको कोरिलेट करके पढ़ना है। अब मेन टॉपिक जो यहां पर बताना चाह रहा था मैं उसमें आ रहा हूं, तो अपन बाद में देखेंगे ही। ये जो विश्व वन्य जीव कोष है इसका क्वेश्चन आता है कि इसका जो लोगो है, इसका लोगो क्या है, ये क्वेश्चन बनता है इसका। तो आपको ध्यान रखना है, एक ऑप्शन दिया रहता है क्या आपका रेड पांडा, एक ऑप्शन क्या दिया रहता है आपका ये रेड पांडा, और दूसरा ऑप्शन दिया रहता है आपका जायंट पांडा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया रहता है, ध्यान रखेंगे आपका ये जायंट पांडा। ये हो गया क्लियर यहां पे जायंट पांडा, ठीक। अब आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। बेस्ट आंसर इसका क्या आपका जायंट पांडा। जो WWF है उसका लोगो क्या है आपको ध्यान रखना है जायंट पांडा। 100% आपका आंसर सही है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, मान लिया जाए आपको क्वेश्चन ये इस तरीके से ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब ऑप्शन आपको दे दिया क्या, रेड पांडा दे दिया, दूसरा कोई और ऑप्शन कर दिया, थर्ड ऑप्शन कुछ और कर दिया, और ये फोर्थ ऑप्शन क्या है कि ये लिख दिया आपको क्या, ये नन। ये पिछले बार ACF का क्वेश्चन है, ये पिछले साल जो मतलब ACF का एग्जाम हुआ था 2017 में, उसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन WWF का लोगो है। तो ध्यान रखना उसका लोगो क्या है आपका जायंट पांडा, उसका लोगो है। अब बहुत से लोगों ने, मतलब यहां तक का कि मैं भी यदि एग्जाम में बैठा होता तो संभवतः मैं रेड पांडा को मजबूरी में आंसर देता, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है इसका आंसर क्या बन गया आपका नन आंसर बन गया। इसका आंसर क्या बन गया आपका नन बन गया। क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर क्या है जायंट पांडा, और जायंट पांडा ऑप्शन में नहीं है। लेकिन कुछ दूसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करते हैं, तो अब यहां पर क्या है कि चौथा ऑप्शन नन आपको नहीं दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है यहां पर नन नहीं दिया हुआ है। तो उस केस में रेड पांडा को आंसर लिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब बेस्ट आंसर जायंट पांडा। रेड पांडा आंसर कब बनेगा, जब फोर्थ ऑप्शन हमको नन नहीं दिया हुआ है मजबूरी में, अब हमको किसी एक को निशान लगाना है, तब अपन वहां पे आंसर क्या ले लेंगे रेड पांडा। लेकिन यदि ऑप्शन में नन दिया हुआ है तो वो हमारा क्या होगा बेस्ट आंसर होगा।
ये तीनों वैरायटी के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में आ चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो एक ये भी क्वेश्चन हुआ आपका यहां पर। तो ये ध्यान रखना कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये सीरीज इसी तरीके से चलते रहेगी, कंटिन्यू आपका रहेगा। और आपको भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पे आपको ऐसा डाउट होता है कि इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या होगा, तो वो हमको आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या और भी जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसके माध्यम से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। और कंटिन्यू आप अपना तैयारी को बिल्कुल रखिए, क्योंकि समय बड़ा जल्दी से बीतता जा रहा है। 3-4 दिन आप देखेंगे तो एक हफ्ता होगा, एक हफ्ते के बाद क्या आपका जो वैकेंसी है उसको 1 महीना हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को भी ध्यान रखिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं। और मैं तो आपको ये कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो करंट का टॉपिक है, करंट का टॉपिक भी मेरे द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। और करंट से मान के चलिए आपका जो एग्जाम होगा उसमें 7-8 क्वेश्चन आते हैं, तो कोशिश रहेगी हमारी कि उसके अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम कवर कर सके।